नमस्कार। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था पोरोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है और जो क्वेश्चन थे, जो 6 क्वेश्चन, आई होप सबने लगा लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। द नेक्स्ट एंड द फोर्थ चैप्टर आई गेस इज़ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो अभी हम देख रहे हैं रिजर्वायर इंजीनियरिंग। रिजर्वायर इंजीनियरिंग में रॉक प्रॉपर्टी। After rock property, we will discuss on the fluid property, then FFPM, then coring, then dry mechanism, water influx, calculations of the reservoir pressure, in that material balance, decline balance, and in last we will discuss few more important aspects of the gate in terms of the reservoir engineering. So without wasting time, let's start absolute permeability. permeability को हम कैसे डिनोट करते हैं? अब पहली चीज़, इसे एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हम क्या बात कर रहे हैं अभी, रिजर्वायर की। रिजर्वायर किससे बना होता है? रॉक से, यानी कि रिजर्वायर रॉक से। तो ये अपना रिजर्वायर रॉक है। अब परमेबिलिटी क्या होती है? अपना जो फ्लूइड है वो इसके अंदर क्या होगा? माइग्रेट होगा, या फिर इसके अंदर कंडक्ट होगा और दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। तो जो इस रॉक की, किसकी? इस रॉक की एबिलिटी है फ्लूइड को क्या करने की? ट्रांसफ़र करने की, या फिर आई कैन से कंडक्ट करने की। उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। तो अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट क्यों हमने यूज़ किया? अब हम जानते हैं कि कोई भी अपना रॉक है, रिजर्वायर रॉक, तो उसमें ये मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आप समझ जाओ। ये मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए ही ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो भी सकता है। अब अगर इसमें सिंगल फ्लूइड है, क्या है? सिंगल फ्लूइड। वो फ्लूइड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकती है। बट कोई भी एक है, तीनों के तीनों प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक प्रेजेंट है। हम अज्यूम करते हैं अभी वाटर प्रेजेंट है। तो उस केस में जो इस रॉक की प्रॉपर्टी होगी, उस केस में इस रॉक की जो प्रॉपर्टी है, जो वाटर ओनली एंड ओनली वाटर प्रेजेंट है, उसको मूव करा सकती है, उसको कंडक्ट करा सकती है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट के। बट अगर एक से ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट है, सपोज करो वाटर भी प्रेजेंट है और ऑयल भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें जो परमेबिलिटी मिलती है वो वाटर के लिए के वाटर हो जाएगी, ऑयल के लिए के ऑयल हो जाएगी। यानी कि जिस वेलोसिटी या जिस फ्लो रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, उसी फ्लो रेट से ऑयल फ्लो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इधर वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा हो सकता है, इधर ऑयल का फ्लो रेट ज़्यादा हो सकता है, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, वैसा भी हम बोल सकते हैं। तो उस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इफ़ेक्टिव परमेबिलिटी। जब ओनली सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट था तब जो मिल रही है वो हमारी हो गई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अब हमने ये देख लिया एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और इफ़ेक्टिव परमेबिलिटी के बीच का डिफरेंस। तीसरी परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, जो हम पूरा एक चैप्टर के तौर पे डिस्कस करेंगे, तब ये इफ़ेक्टिव फिर से वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा।
पर अभी के लिए याद रखना है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है। तो कि जब सिंगल फ्लूइड होता है और उसे हम रॉक से जो फ्लो करने की रॉक की एबिलिटी होती है, जो वाटर को फ्लो करवाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अब एब्सोल्यूट के की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, वो हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी कि ओनली सिंगल फ्लूइड अभी के लिए प्रेजेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कर लेते, ये अपना रॉक है और ये भी वही, दोनों सिमिलर रॉक है, ठीक है, सब कुछ सेम है। इसमें मैं वाटर फ्लो करवा रहा हूँ, जो वाटर यानी क्या हुआ, सिंगल फ्लूइड, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट। इसमें मैं ऑयल फ्लो करवा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि एब्सोल्यूट। ये भी एक सिंगल फ्लूइड है, ये भी एक सिंगल फ्लूइड है। अब मैं इसकी के मेज़र कर रहा हूँ, के एब्सोल्यूट, और इसकी के मेज़र कर रहा हूँ, तो क्या वो दोनों इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली बात है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, रॉक की प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोनों रॉक सेम है, तो फिर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी। ये बात अपने दिमाग में डाल दो, कहीं पे भी के एब्सोल्यूट कोई भी फ्लूइड से निकालो सेम आएगी, ठीक है। आइदर वाटर हो, आइदर ब्राइन वाटर हो, आइदर सॉल्ट वाटर हो, आइदर ऑयल हो, किसी भी टाइप का ऑयल हो, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑलवेज सेम आएगी। अब ये बात हुई बेसिक, परमेबिलिटी होती क्या है, जो इस रॉक की एबिलिटी होती है वही परमेबिलिटी होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर पढ़ चुके हैं 12th में, तो उसमें जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती थी, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की एबिलिटी होती थी, वैसे ही यहाँ फ्लूइड को पास करने की एबिलिटी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे परमेबिलिटी यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ की, जिससे पूरी पेट्रोलियम की रिजर्वायर इंडस्ट्री शायद चल रही है, वो है डार्सी लॉ। थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो गेट के लिए कुछ काम की नहीं है, पर आपके लिए, डार्सी लॉ एक सिविल इंजीनियर था, उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाटर के लिए किया था, वाटर लेके उसने के निकाली थी। तो अब बात कर लेते हैं डार्सी ने क्या बोला था। अब हम पहले इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन से हम बढ़ते हैं। तो डार्सी ने बोला जो फ्लो रेट Q है, फ्लो रेट यानी किसका फ्लो रेट, अब जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रॉक में फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, वो फ्लो रेट है, वो उसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि dp/dx के प्रोपोर्शनल होती है। और विस्कोसिटी लेटर ऐड हुआ था, पर अभी के लिए ऐड है तो हमें तो काउंट करना ही है। विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फ्लो रेट के अच्छी है तो अच्छा फ्लो रेट मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा है तो भी अच्छा फ्लो रेट मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो भी अच्छा फ्लो रेट मिलेगा, लेंथ जितनी कम है उतना ज़्यादा फ्लो रेट मिलेगा, और विस्कोसिटी जितनी कम है उतना भी ज़्यादा फ्लो रेट मिलेगा। उसने ये इक्वेशन दिया, पर उसके साथ साथ उसने कुछ अजम्पशन भी डाल दिए हमारे लिए। वो चारों के चारों या पांचों के पांचों अजम्पशन बहुत काम के हैं। पहला अजम्पशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है 100% फ्लूइड सैचुरेशन। हम सैचुरेशन देखेंगे इसके बाद ही, तब पता चलेगा सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली वाटर है या फिर कोई भी ऑयल है, तो क्या होना चाहिए, 100% सैचुरेशन यानी कि सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा अजम्पशन था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, धोरण 10 या फिर 12। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जैसे कि हम सॉलिड लेते हैं, जैसे कि हमारा ये फ़ोन है या फिर ये हेडफोन है, तो इसे अगर मैं प्रेस करूँ तो ये प्रेस होने वाले नहीं है ये, क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं होते। वाटर होता है, उसको भी मैं प्रेस करूँ तो ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाऊँगा,
क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्लोज होते हैं। तो ऐसे ही फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल सकते हैं। पर अगर गैस होता है, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम इसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसका प्रेशर बढ़ा के इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ में था। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ को प्रेशर के साथ जिसकी डेंसिटी चेंज ना होती हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। वी विल मोर डिस्कस इन फ्लूइड फ्लो इन पोरस मीडिया अबाउट द फ्लो टाइप एंड द टाइप्स ऑफ द फ्लूइड. Third one is the laminar flow and steady state flow. लेमिनार फ्लो क्या होता है वो अगर नहीं मालूम है, डोंट वरी, प्रोडक्शन पूरा होगा, उसमें लेमिनार, टर्बुलेंस, ट्रांजिशंस और फ्लो वी विल डिस्कस. अभी के लिए याद रखो, जब हम नल चालू करते हैं तो जो नल से पूरे हाई वेलोसिटी से जो फ्लो आता है, जो पूरा इस तरह से होता है, इसी फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं. ये पूरा एक लाइन जैसा होता है. फुल अगर नल को छोड़ दिया तो नल से जो फर्श तक फ्लो आ रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो. स्टडी स्टेट फ्लो क्या होता है वो हम FFPM में अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है. अभी के लिए याद रखो कि ये जो इक्वेशन है वो लेमिनार और स्टेडी फ्लो के लिए वैलिड है. उसके बाद fluid does not react with the rock. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड रॉक के साथ रिएक्ट करना नहीं होना चाहिए. और लास्ट प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रोपिक और होमोजीनियस रिजर्वायर. अब होमोजीनियस होता क्या है वो देख लेते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी के लिए होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस यूज़ होता है. वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे रॉक प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो. होमोजीनियस रिजर्वायर का मतलब है, सपोज करो कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है. जब भी कोई दिक्कत आए तो किसे पहुँच जाना है, हमें पहुँच जाना है. आप ये रिजर्वायर पे खड़े हैं. ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं. ये चारों की चारों मैंने डायरेक्शन लिख ली है. अब ये बंदा चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है. तो अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है तो अगर इसे नॉर्थ डायरेक्शन की सभी प्रॉपर्टी क्या मिले, सेम मिले. सभी प्रॉपर्टी यानी कि के, फाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सैचुरेशन और जो भी है. तो ये जब सारी प्रॉपर्टी इसको यहाँ पे सेम मिल रही है, अगर जो जिस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है, तो इस रिजर्वायर को हम बोल देंगे होमोजीनियस रिजर्वायर. दूसरा टर्म है आइसोट्रोपिक रिजर्वायर. वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसे सभी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी अगर सेम मिल रही हो तो उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक रिजर्वायर. ठीक है ना. सारी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम यानी कि आइसोट्रोपिक रिजर्वायर. जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन की सारी प्रॉपर्टी सेम मिले तो उसे होमोजीनियस रिजर्वायर बोला जाता है. ये 5 अजम्पशन हो गए. ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अजम्पशंस ऑफ द डार्सी लॉ. बहुत ही सिंपल है. अब हम बात कर लेते हैं डार्सी लॉ की. तो डार्सी का इक्वेशन था Q इज इक्वल टू माइनस KA बाई म्यू dP बाई dL. अगेन इस Q बाई A इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो ये जो वेलोसिटी इस लॉ से हम अगर निकाल रहे हैं तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एपरेंट वेलोसिटी. अभी के लिए याद रखो, FFPM में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. अपरेंट क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, ठीक है. अब आगे आगे चलते हैं. अब हम डार्सी लॉ को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं.
हम इन द फर्स्ट केस वी यूज लीनियर फ्लो। अब लीनियर फ्लो क्या होता है, ये अज्यूम करो हमारा वेल है, ठीक है ना। तो अब एक ही लाइन से फ्लो हो रहा है। अगर इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ, टॉप से, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो उसमें एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, इसे हम बोलेंगे लीनियर फ्लो। सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक ही लाइन में हो जाएगा। अब हम एक क्यूब लेते हैं, पहले क्यूब नहीं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेते हैं। अगर 12th में आपका हीट ट्रांसफ़र वाला चैप्टर बहुत ही क्लियर था, तो ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। नहीं था तो भी इजी होने वाला है, क्योंकि हार्ड है ही नहीं। अब अज्यूम करो ये फ्लो हो रहा है इस ओर, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये दो पॉइंट है जिसके बीच में फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट। यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी ए, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी बी, और ये जो है ये हो जाएगा इसका फ्लो का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसके लिए ये हो गई हाइट, और ये हो गई इसकी विड्थ। ओके, अब हम इसके लिए डार्सी लॉ अप्लाई करेंगे। ये ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलिंड्रिकल टाइप ले लेते हैं दूसरा, ठीक है ना। तो ये इसका रेडियस हो गई r, ये लेंथ हो गई l, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम दोनों में अभी के लिए ए बोल लेते हैं, ठीक है। अब ये इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसा भी कोई दे सकता है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यही होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हम इसके लिए डिराइव करते हैं, इसके लिए भी देख लेते हैं साथ में। अब इसके लिए अगर डार्सी लॉ अप्लाई करना है इस ब्लॉक के लिए, तो कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस के डी पी बाय डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, डिवाइडेड बाय म्यू। अब इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, प्रेशर का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो ये टर्म है वो इन दोनों पे डिपेंडेड होने नहीं चाहिए। इसमें कोई ऐसा टर्म है जो इन दोनों में डिपेंडेड हो। ये dx है वो किसकी, जो अपना फ्लो हो रहा है, ये फ्लो ऐसे हो रहा है, तो यही तो लेंथ है ना, हमें ये थोड़ी ना लेनी है b वाली, हमें कौन सी लेनी है, l ही तो लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखूँ तो एरिया क्या होगा, h इंटू बी। इस केस में अगर एरिया लिखूँ तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसमें भी l ही लेना है क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लो है। तो ये x को चेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, l, ठीक है। अब इसको मैं अगर a पॉइंट को l इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ, तो ये b पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट b क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू l, ठीक है, l इज इक्वल टू l हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। इसमें तो ना l है ना p है, तो हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे, q इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये कांस्टेंट है इसीलिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, एरिया की वैल्यू अभी नहीं डाल रहा हूँ, इंटू dp। अब l इज इक्वल टू 0 पे क्या है, l p a है, एंड l इज इक्वल टू l पे क्या है, p b है। अब क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन इसका एल होगा, इसका पी होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन के आ जाएगा के बाई म्यू। अब देखो यहाँ पे पी बी माइनस पी ए होता था, उसकी वजह मैं पी ए माइनस पी बी यानी कि बड़ा माइनस छोटा लिख रहा हूँ, तो ये नेगेटिव साइन निकल जाएगा। वो नेगेटिव साइन बेसिकली ये प्रेशर ग्रेडियंट्स जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए रखा हुआ था, और इसके नीचे आ जाएगा एल। तो भाई ये है अपना डार्सी लॉ। अगर हम ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो एरिया निकल के आ जाएगा एच इंटू बी, और अगर ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो एरिया निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, एक केस में आ जाएगा एच इंटू बी और एक केस में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। है बहुत इजी, ये पूरा इक्वेशन है। अब हमने अभी तक कोई यूनिट कन्वर्जन की बात नहीं की है, जो मैं अभी करने भी वाला नहीं हूँ, वो हम देखेंगे पर अभी नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है। इसमें आप जैसे यूनिट डालोगे वैसे ही आपका क्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं के डाल रहा हूँ मीटर स्क्वायर में, ए डाल रहा हूँ मीटर स्क्वायर में, तो ये मुझे एस, ये सब एम के एस लिया है तो ये भी एम के एस ही लेना पड़ेगा जो होता है पास्कल में। एल लेना पड़ेगा मीटर में, विस्कोसिटी लेनी होगी पास्कल इंटू सेकंड में, तो ये पास्कल उड़ जाएगी और इसको मिला के ये मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। सी जी एस डाल रहा हूँ, के डाल रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, ए डाल रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये लेना पड़ेगा डायन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा अपना सेंटीमीटर, और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी प्रेशर इंटू टाइम, यानी डायन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, तो ये मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। तो जिस तरह यहाँ पे प्रेशर होगा तो प्रेशर को भी काटना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे क्यू मिलेगा। अभी मैं कोई भी फील्ड यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और सिस्टम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल फॉर्मूला है और आपको ओवरऑल ही अभी के लिए याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा लीनियर फ्लो। अब देखेंगे हम रेडियल फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फ्लो टाइप की, रेडियल फ्लो। हमने लीनियर देखा, अब हम रेडियल देखेंगे। रेडियल में भी कुछ नया नहीं है, ये अपना वेल है और इसमें हर एक डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है। ठीक है, थोड़ा 3D अज्यूम करो ताकि पता चल जाएगा। अब इसको अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ये कैसा दिखेगा। अज्यूम कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसमें सभी डायरेक्शन में से फ्लो आएगा। ठीक है, ये हो गया रेडियल फ्लो। अब रेडियल फ्लो देख लेते हैं। ये अपना वेल है और अज्यूम करो कि ये अपने रिजर्वायर की बाउंड्री है। जो सिमेट्रिक होगा, ड्राइंग शायद सिमेट्रिक ना हो रहा हो लेकिन ये सिमेट्रिक होगा, दोनों साइड सेम ही होगा। और ये सेंटर लाइन है और यहाँ से ये डिस्टेंस है वो है RW, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वही RE है। ठीक है, आपको RE ना दिया हो और ये L दे के रखे या फिर अज्यूम करो Y दे के रखे, तो आप क्या करोगे, RE कैसे निकालोगे, RW वत्ता Y करके। ये गलती हो सकती है, अभी से बोलता हूँ, ध्यान रखना है इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, अब फ्लो रेडियली हो रहा है, सभी डायरेक्शन में से इस ओर आ रहा है, तो अब हमें अजम्पशन लेना है कि ये इस पॉइंट पे, यानी कि सभी पॉइंट पे ये पूरा सर्कुलर टाइप होगा, तो सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P रिजर्वायर जितना प्रेशर है उसे हम P रिजर्वायर बोलते हैं। और जो इस सेंटर पे पॉइंट है जहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस लाइन पे, सेंटर लाइन पे, या फिर ये वॉल पे, क्योंकि हम RW पे प्रेशर लेते हैं, तो ये हमारे वेल के जो सर्कुलर पॉइंट है सभी, उस पे जो प्रेशर है
उसे मैं क्या बोल दूँगा, ये हमारा पी रिजर्वायर और ये हमारा पी वेल हेड। ठीक है, आर ई जितनी रेडियस है सर्कुलर है, आर ई जितनी रेडियस है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर है और आर ई जितनी रेडियस है तो वहाँ पे प्रेशर है पी रिजर्वायर, और पी डब्ल्यू जितनी रेडियस है, ठीक है, इतनी वहाँ पे प्रेशर है पी बॉटम होल या फिर पी वेल हेड, जो भी बोलना चाहो अभी के लिए वेल हेड। ठीक है, तो अब इसके लिए डार्सी लॉ कैसे अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। हमारा डार्सी लॉ क्या था, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी पी बाय डी आर लिखेंगे हम अब यहाँ पे, क्योंकि हमने रेडियल डिस्टेंस मेजर करने हैं अब सभी, ठीक है, इसीलिए डिवाइडेड बाय म्यू। अब मेन चीज़ इसमें, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सोचना, वो सोचने वाली बात है। अब मैं इस फिगर को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा रफ हो चुका है इसलिए। अब देखो, फ्लो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये हो गई अपनी हाइट, और फ्लो कैसे आ रहा है, सभी डायरेक्शन से वेल की ओर आ रहा है। ठीक है, इतनी हाइट से सभी डायरेक्शन से वेल की ओर फ्लो आ रहा है। हम आगे देखा था यहाँ पे, वहाँ पे मैंने सिंगल एरो ड्रॉ किया था, पर पूरा का पूरा फ्लो कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिया है उसी से तो फ्लो आ रहा है। उसी हिसाब से इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर का कर्वेचर जो एरिया है उसी से तो फ्लो आ रहा है सभी डायरेक्शन से, देख लो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अज्यूम करो कि बड़ी पाइप है, उसके अंदर एक छोटी पाइप है और साइड से हर साइड से फ्लो आ रहा है उसकी पेरीफेरिक की ओर से, जो बड़ी पाइप में जो छोटे छोटे पोर्स है उससे छोटी पाइप के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स है वहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसा सोच के भी चल सकते हो, तो पता चलेगा कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से फ्लो आ रहा है, ये बड़ी पाइप से एंटर हुआ, छोटी पाइप तक पहुँचा और छोटी पाइप से हम सरफेस पे निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो बड़ी पाइप और छोटी पाइप के बीच में क्या है, ग्रेन्स है, वैसा समझ लो, वो अपना रिजर्वायर है। तो अभी हम फ्लो पोरस देख रहे हैं, तो अभी हम केवल इस रिजर्वायर की बात करेंगे। तो इस केस में अपना एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, इतनी थिकनेस से फ्लो आ रहा है, इतनी रेडियल से फ्लो आ रहा है। अगर मैं एरिया रखूँ तो आर और ये आर, तो ये इस पे डिपेंडेड है, एरिया रेडियस पे डिपेंडेड है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें 2 पाई आर एच सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो अब क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 पाई आर एच डी पी डिवाइडेड बाई डी आर डिवाइडेड बाई म्यू। अब हमने क्या कंडीशन रखी थी, आर डब्ल्यू जितनी रेडियस पे क्या प्रेशर था, वेल हेड, और एक्सटर्नल पे क्या प्रेशर था, पी रिजर्वायर। अब हम इसमें कुछ करना नहीं है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्यू इंटीग्रेशन 1/r/dr, केवल उसको फिर से लिख रहा हूँ, ये हो गया, डीपी तो डीपी था। अब कंडीशन रखनी है, आर डब्ल्यू माइनस साइन था, आर डब्ल्यू से आर ई तक जाते हैं, पी रिजर्वायर से पी बॉटम वेल हेड से पी रिजर्वायर तक चलते हैं। अब एल एन आर हो जाएगा, एल एन आर ई बाई आर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब सिंपल सी चीज़ है, इंटीग्रेशन तो आता ही है सबको। यहाँ पे भी मैं जो
बड़ा माइनस छोटा लिख लूँगा तो ये कैसे निकल के आ जाएगा 2πh k डिवाइडेड बाय म्यू। बड़ा माइनस छोटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, P रिजर्वायर माइनस P वेल हेड। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो बोल देना, करेक्ट कर लेना, यही फॉर्मूला निकल के आएगा। कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर ही है। तो इससे जो Q मिलेगा रेडियल के लिए वो मिलेगा K 2πh डिवाइडेड बाय म्यू PR माइनस P वेल हेड अपन ln RE बाय RW। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे देखा था। ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बिगड़ चुका है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल कंडीशन के लिए डार्सी लॉ कैसे हम निकालते हैं। अगेन इसमें भी हमने कोई यूनिट की बात नहीं की है। जिस तरह से आप लेफ्ट राइट हैंड साइड के यूनिट पुट करेंगे उसी हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट निकल जाएंगे। अगर आपका कन्वर्जन बहुत ही पक्का है तो आप केवल यही फार्मूला याद रख के, कोई भी फील्ड यूनिट का फार्मूला ना याद रखे तो भी अच्छा है, लेकिन वो टाइम बहुत लेता है। तो उससे अच्छा है कि अभी के लिए दोनों याद रखें। डांडेकर में भी ये दिया हुआ है, ये परफेक्टली एक्सप्लेन है। इसमें क्या हमें डेरिवेशन याद रखना है, मेन चीज़। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, याद रह जाए ऐसा है, याद रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है। बट इस फॉर्मूले में डेरिवेशन याद नहीं रख रहे हो तो फिर इसको चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि R इज इक्वल टू R1 पे प्रेशर P इज इक्वल टू P है, R इज इक्वल टू RW पे प्रेशर P इज इक्वल टू PW है, बॉटम वॉल है। ठीक है, अगर मुझे इसके लिए प्रेशर निकालना है तो मुझे पता है कि जो RE है उसका प्रेशर यहाँ लिखना है, जो RW है उसका प्रेशर यहाँ निकलना है। अगर मैं इसको R1 कर रहा हूँ तो ये भी R1 हो जाएगा। अगर मैं ये RW लिख रहा हूँ तो ये तो वही का वही रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एवरेज रिजर्वायर प्रेशर लेना है ना कि रिजर्वायर प्रेशर, मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एवरेज रिजर्वायर प्रेशर लेना है, तो यहाँ पे कौन सी रेडियस आएगी, वो रेडियस आएगी जो एवरेज रिजर्वायर प्रेशर को इंडिकेट करती हो, जिसे मैं R बोल दे रहा हूँ। और हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन हो तब ये हम FFPM में फिर से देखने ही वाले हैं। पर अभी के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन हो तो उस 61% पे 61% ऑफ RE होता है, वहाँ पे एवरेज रिजर्वायर प्रेशर होता है। तो R क्या हो जाएगा, 61% ऑफ RE। तो अगर यहाँ पे R की जगह अगर यहाँ पे अगर एवरेज रिजर्वायर प्रेशर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें रेडियस क्या लेनी है, 61%, यानी कि 0.61 RE। तो ये R यहाँ पे R क्या रिप्लेस हो जाएगा, 0.61 RE। तो ऐसे चेंजेस करना आना चाहिए, तो फिर डेरिवेशन याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस पे आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, शायद इस बुक के पीछे भी 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे। अब अभी के लिए मैंने अभिजीत दांडेकर से थोड़ा बहुत स्किप किया हुआ है, जो इंक्लाइन वाला है, दैट वी विल कवर इन दी FFPM अगेन। ठीक है, तो अभी के लिए ये हुआ अपना परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, ये दोनों इक्वेशन से आप 1-2 क्वेश्चन देख लो, उतना वेल इनफ है। SI में अगर हो सके तो अभी के लिए मैंने फील्ड यूनिट नहीं बोला है, तो आप सबको SI में कन्वर्ट करना सीख लो ताकि आपका यूनिट कन्वर्जन भी एक बार रिवाइज हो जाए। फिर हम फील्ड यूनिट का फॉर्मूला भी देख लेंगे, वो भी बहुत आसान है। पर अभी के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड अब अगली वीडियो में हम इसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन और अगर हम गैस से परमेबिलिटी मेज़र करते हैं तो क्या वो ऑयल से मेज़र करते उतनी आती है वो चीज़, और पोरोसिटी का परमेबिलिटी के साथ रिलेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।